ओके, सो डेटा की बहुत वैल्यू है। अब जब बात करते हैं हम कि यार डेटा की तो बहुत वैल्यू हर जगह है, तो आपको नहीं लगता कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है आप लोगों के लिए? हर ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ज़रूरत है। अच्छा, जब हर ऑर्गेनाइजेशन को आपकी ज़रूरत है, डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत है, डेटा इंजीनियर की ज़रूरत है, तो क्या जॉब के मौके बढ़े हैं या कम होंगे? ठीक है, सो नीड ये है कि देर आर फ्यू कंट्रीज जिनको ओवरऑल अभी डेटा की अहमियत का नहीं पता, वो अपना डेटा प्लेट में रख के किसी को आराम से दुनिया को दे देते हैं। आज नहीं तो कल उन ममालिक को भी पता चल जाएगा जब कुछ लोग चीख चीख के कहेंगे खुदा के लिए अपने डेटा की कदर करो, एआई को समझो, एआई की वैल्यू को समझो, डेटा साइंस को समझो, फ्यूचर में डेटा किस तरह से आपके मुल्क की दिफा में काम आने वाला है उसको समझो, तो शायद कभी ना कभी डेटा की वैल्यू वो चंद ममालिक मुल्क भी समझ जाएंगे। सो आज हम प्रिसाइसली डेटा पे बात करेंगे कि एक एमएल इंजीनियर के पास जब डेटा आता है तो उसको किस तरह की एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। देखिए, एमएल इंजीनियर मॉडलिंग जो कर रहा होता है वो देर आर सर्टेन फील्ड जिसके बगैर ब्लाइंड है, राइट? सही। उसको अगर हम एम ही रॉ सा डेटा उठा के दे दें, हमारा नादरा वाला डेटा दे दें, वो क्या करेगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन गार्बेज आउट, किसी काम का नहीं है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं हम। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस से, EDA। आप अगर डेफिनेशन को पढ़ो तो इट सेज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड समराइजिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा टू अनकवर पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स एंड ट्रेंड्स। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन एंड मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजंस। मैं आपको बड़े आसान तरीके से 2-4 लाइनों की स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि मीन मीडियन मोड पे जाने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप ये समझ लोगे तो। एक्सप्लोरिंग डेटा, आपके पास आया डेटा, किसी ने आपको कहा जी ये ना आपके वोटर्स का डेटा है। अब किसी ने आपको सिर्फ इतना कहा वोटर का डेटा है, उसके अंदर अब बहुत सारा गार्बेज होगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी। अब पहला जो आपने गौर करना है उसको एक्सप्लोर करना है। आपने बैठ के डेटा को देखा, एक्सप्लोर किया डेटा को। अब एक्सप्लोर कैसे करना है, क्या एक्सप्लोर करना है? कहीं से सर पैर तो पकड़ना है ना पहले, भाई इसके साथ करना क्या है, ये है क्या, डेटा किस फॉर्मेट में है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना। आप डेटा के करेक्टरिस्टिक पॉसिबली क्या हो सकते हैं? मैं वोटर डेटा की बात करूं तो होगा वोटर नाम होगा, उसकी एज होगी, जेंडर होगी उसकी, और उसका एड्रेस होगा, और बहुत सारी वोटर से रिलेटेड। ये हो सकता है कि उसमें ये भी लिखा होगा कि फास्ट फूड खाता है या देसी खाना खाता है। ठीक है, चॉइस लिखी होगी उसकी, उसका मे भी फेवरेट कलर लिखा हुआ हो। मैं ये जानबूझ के डाल रहा हूँ, फूड और फेवरेट कलर लिखा हो सकता है कि उसका स्टार लिखा हो, क्या स्टार है इसका, हो सकता है उसकी सब कास्ट लिखी हुई हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे डाले हैं जो यूजुअली यूज़ नहीं होंगे, लेट्स से हम पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। तो हमने करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम यूजुअली करते हैं, आपने ये वर्ड देखा, उसके पैटर्न्स को, ये बहुत फेवरेट है। मैं पहले समझा दूँ, मैं हमेशा अपने लोगों को भी कहता हूँ, तमाम स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और ख़ास तौर पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में ना, पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन का आर्ट अपने अंदर डेवलप कर लें। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, टेक्निकली वो पैटर्न आइडेंटिफिकेशन होती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ये लोग जो कहते हैं ना मैं बंदा देख के पहचान लेता हूँ, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है। ये जो आप फैसला करेंगे ना, ये रिसोर्स में लाएं, ये नलायक है या काम का है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है। किस बंदे को हायर करना है, किसको नहीं करना, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। किस क्लाइंट के साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। किसको पैसे ज़्यादा देने हैं, किसको पैसे कम देने हैं, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। क्लाइंट आपको भी आके पैटर्न्स पे आइडेंटिफाई करते हैं, आप क्लाइंट्स को पैटर्न पे आइडेंटिफाई करते हो। आपके घर वाले कभी बैठो ना तो घर जाए तो अम्मा जी कहते हैं आज कितों आए हैं, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। अब मैं ये एग्जांपल दूंगा, वो तब होता है जब बच्चा घर आया, जब आपके पेरेंट्स ने सवाल नहीं करना और अचानक से सवाल किया, तो या तो आपके कपड़े कीचड़ में लथपथ होंगे जो रूटीन में नहीं होता, और एक दिन ऐसा आया कि यार रूटीन में तो बच्चा साफ आता, परेशान नहीं आता, आज कीचड़ में लथपथ आया और चेहरे पे परेशानी है।
तो वो पैटर्न से अगेंस्ट है, क्योंकि पिछला पैटर्न अम्मा जी के माइंड में होता है, जब पैटर्न ब्रेक हुआ तो फौरन डिटेक्शन होगी। अगर वो पैटर्न ही नहीं होगा तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर आपको समझ में नहीं आएगा उस बंदे का। एक बंदा रोज टाइम पे आ रहा है, हंसते हुए आता है, काम करता है, एक सर्टेन जगह पे बैठता है, एक सर्टेन टाइम पे वो चाय पीता है, एक सर्टेन टाइम पे वो खाना खाता है, उसको मीटिंग में बुलाओ तो वो हंस के कमरे में आता है। ये सारा उसका एक पैटर्न, छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मेरे माइंड में पैटर्न डेवलप होता है। ऑल ऑफ अ सडन मैं देखता हूँ कि आज बंदा लंच पे नहीं आया यार, ये तो उसकी आदत थी, वो लंच पे आता था, आज वो लंच पे नहीं आया, आज वो मीटिंग में भी नहीं था। इज ही ओके? क्योंकि पैटर्न मेरे माइंड में डेवलप हुआ था उस बंदे के लिए, उस डाटा करेक्टरिस्टिक पे, तो मैंने जाके आइडेंटिफाई किया, यार आर यू ओके? घर में भी आपसे पूछना आर यू ओके, आज पैटर्न से बाहर जा रहा हूँ। अब इमेजिन करो कि मुझे किसी की रूटीन ही नहीं पता और ऑल ऑफ अ सडन मैं खाना खाने जाता हूँ और वो किचन में वो बंदा नहीं है, बाकी सब खड़े हैं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं फैसला कर ही नहीं पाऊंगा कि यार एक बंदा परेशान है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि पैटर्न्स मैंने आइडेंटिफाई नहीं किए। डेटा के अंदर इस तरह के पैटर्न्स होते हैं और वो पैटर्न बदल रहे होते हैं। मैं कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करूंगा। अब वो पैटर्न्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स निकल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक इंसान के अंदर बहुत सारे पैटर्न निकल सकते हैं। आप कहते हो उसका स्लीप पैटर्न है, वो इस तरह से सोता है, इस तरह करोगे तो नहीं सोएगा, ये करोगे तो खाएगा, ये करोगे तो नहीं खाएगा। क्लाइंट को सिक्योर करने के भी पैटर्न होते हैं, पहले ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, तब जाके वो ये मानेगा, ठीक है। देयर आर मल्टीपल पैटर्न। अब डेटा आया आपके पास, वोटर्स का डेटा आया। वोटर्स के डेटा के अंदर मैं कुछ, अगर मैं इमेजिन करूँ वोटर्स का डेटा और मैं उसके अंदर पैटर्न आइडेंटिफिकेशन की तरफ जाऊँ, तो आई सी कि यार देखो कि एक सर्टेन रीजन के अंदर जब जाते हैं, यहाँ वोटर ज़्यादा होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के अंदर वोट ज़्यादा पड़ रहा है, तो एक पैटर्न निकला, ये छोटा सा पैटर्न निकाला। मैंने गौर किया कि इस उम्र से लेके इस उम्र तक के अफराद इस बंदे को ज़्यादा वोट दे रहे हैं, इस उम्र से लेके इस उम्र तक के अफराद इस पार्टी को ज़्यादा वोट दे रहे हैं। पैटर्न नंबर 2 हो गया। मैंने देखा कि यार वोट वहाँ ज़्यादा पड़ते हैं जहाँ देख पकती है। मैंने देखा वोटर वहाँ कम आता है जहाँ एजुकेशन होती है, देख पकानी पड़ेगी। अनदर पैटर्न, मैं बिरयानी की बात नहीं कर रहा। सो दीज आर द पैटर्न्स, दीज द पैटर्न्स। नॉट टॉकिंग अबाउट करेक्टरिस्टिक्स। अब ये क्यों कहा गया इस डेफिनेशन के अंदर, आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेशनशिप। अब सवाल ये पैदा होता है कि 18 से लेकर 34 साल का बच्चा एक बंदे को वोट दे रहा है, क्या इसका ताल्लुक उसके खाने से है? क्या इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में कोई रिलेशन बनता है? अगर नहीं बनता तो मे बी वो कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डेटा के अंदर शामिल करके सिस्टम को भारी कर देना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा ना डिसीजन मेकिंग पे। तो इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना होता है। पहले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर रिलेशन, ठीक है। यूजुअली मैं क्या पूछता हूँ, और ये सारी बातें जब मैं इस पर मैं थोड़ा टाइम ज़रूर लूँगा, लेकिन एंड में समरी बहुत कमाल की होगी। अब जब आपने इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को साइड पे किया, रिलेशनशिप ढूंढा, ट्रेंड्स ढूंढे, तो जब रिलेशनशिप के अंदर होगा, कुछ पावरफुल रिलेशंस होंगे और कुछ वीक रिलेशंस भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि यार एज जो है, एज बहुत मैटर करती है एक सर्टेन पार्टी के वोट्स के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक है एज आपका। मे बी उससे वीक करेक्टरिस्टिक है एरिया, उससे वीक करेक्टरिस्टिक्स आप समझ लें कि मौसम, एजुकेशन। उससे वीक करेक्टरिस्टिक है मौसम भी इंपैक्ट कर रहा होगा ना, गर्मियों में वोट कराओगे कम पड़ेंगे, सर्दियों में वोट कराओगे ज़्यादा पड़ेंगे, वेदर कंडीशन। इस तरह से करेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था एज, यार इस साल की उम्र में है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसे ही वोट देगा। पैटर्न आइडेंटिफिकेशन एंड रिलेशनशिप विद द कैरेक्टरिस्टिक डाटा की डिफरेंट क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं। और कुछ होंगे जिनका कोई रिलेशन नहीं होगा। मैं फास्ट फूड पसंद करता हूँ या देसी फूड पसंद करता हूँ, उसका शायद हो मेरे वोटर के साथ बहुत कम ताल्लुक होगा या नहीं होगा। मेरे कलर, मुझे कौन सा पसंद है, रेड कलर पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है, अब मैं इस पे तो किसी को वोट नहीं दूंगा यार। बिल्कुल। इधर मैं एक बड़ा मज़े का वाक़या प्रेजेंट करूँगा। मैं यूनिवर्सिटी में जब हमने एक कॉन्फ्रेंस करवाई ना, उधर हमारे पास तुर्की से एक प्रोफेसर आए। तुर्की के प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने ना तुर्की के कुछ ड्रामों के नाम लिए। फिर उन्होंने बताया, हमने एक स्टडी की कि जो अर्तुगरल देखता है ना, उसने अर्दगान को वोट दिया 96% चांस। हम बड़े हैरान हुए कि व्यूअर के ड्रामे देखने से उन्हें ये आइडिया है कि ही इज़ गोइंग टू वोट दैट गाय। यस,
कि ये किस तरह कितना का मजे vote- का, हाँ। किस इस ड्रामे के व्यूवर जो है वो इसे वोट देंगे। इसे वोट अब एक और भी आप बताता हूँ, मुल्क का नाम भी दूंगा, स्टडी का नाम भी नहीं लूँगा। ये बहुत मतलब हम यूएस की बात कर रहे हैं, यूएस में ये हुआ पुरानी बात है, अब मैं वो स्पेसिफिक नहीं जाऊँगा। रैट जो है ना, चूहा जो है ना, एक साइन है हेट का वहाँ पे, मतलब लोग उसको पसंद नहीं करते। इंटेंशनली इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक सर्टेन कैंडिडेट का जब ऐड चलता था तो टीवी वाले उसमें एक हल्की सी फ्लक्चुएशन करके रैट दिखाते थे और ख़त्म कर देते थे। उससे एक सबकॉन्शियसली हेट डेवलप हुआ जिससे लिटरली उसके वोट इफेक्ट हुए और बाद में कहा गया तो ग्लिच था। फॉर एग्जाम्पल, आप खूबसूरत खाना लगा हुआ है और एक दफ़ा वहाँ पे आप छिपकली मरी हुई देख लें, बेशक साइड पे हो, हाउ अबाउट द टेस्ट, हाउ अबाउट द वैल्यू ऑफ दैट रेस्टोरेंट, हाउ अबाउट द वैल्यू ऑफ योर पार्टनर, वो हर चीज पे इफेक्ट कर रही है। दैट्स द रिलेशंस। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, मुझे बताएं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जिसको इस तरह के फैसले नहीं चाहिए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, दो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स यहां पे मैं देने जा रहा हूं। एक तो ये, जितनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो डेटा ड्रिवन डिसीजन पे नहीं गई या नहीं जा रही, वो खत्म हो जाएगी। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट बट एनीवन कैन चैलेंज मी। क्यों? उससे ऊपर बहुत निकल जाएंगी वो ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा ड्रिवन डिसीजन कर रही है। इट इज नॉट ऑल अबाउट इमोशनल डिसीजन, ठीक है, डेटा ड्रिवन डिसीजन। ये जितने आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज पैकेजेस निकालती हैं, ये डेटा ड्रिवन होते हैं कि यूजर क्या मांग रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली वो नेटफ्लिक्स का पैकेज इसलिए देते हैं कि आप नेटफ्लिक्स मांग रहे हो। आपको फ्री पैकेज इसलिए देते हो कि आपने पूरी रात कहीं मजदूरी करनी होती है कॉलें कर करके, वो इसलिए वो पैकेज देते हैं आपको। जिस दिन ये पैटर्न डोमिनेट करेगा ना कि आप फेसबुक पे फ्री लेक्चर स्ट्रीम कर रहे हो, तो ये कंपनीज ऑटोमेटिकली डेटा ड्रिवन में आपको वहां पैकेज देना शुरू कर देंगी। मार्क माय वर्ड, दैट्स द वैल्यू ऑफ पैटर्न। क्योंकि वो देखते हैं कि मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर ये है कि बच्चे रात को 4 घंटे कॉल जरूर करते हैं, इस टाइम से इस टाइम कॉल फ्री करनी पड़ेगी वरना हमारा यूजर भाग जाएगा। डेटा ड्रिवन डिसीजन है ना। अब हर कंपनी ने डेटा ड्रिवन डिसीजन करने हैं। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा डेटा एनालिस्ट, बुरा डेटा एनालिस्ट, आसान सा कमाल का फॉर्मूला। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, उन्हें कहते हो कि आपने यहां पैसे नहीं लगाने, यहां पैसे लगाने, और वैल्यूएबल लॉजिकल कहते हो। आप तो करोड़ों के स्वामी हो। आप डेटा एनालिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन की तकदीर बदल सकता है, ये सीईओ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू इट इन माई कंपनी, आई कैन नॉट डू इट, क्योंकि मैं इतना शायद डाटा में डीप नहीं जा सकता, बट मेरा डाटा एनालिस्ट कर सकता है मेरे लिए। मैं डाटा एनालिस्ट को बुलाऊंगा और पूछूंगा, यार हमने ना दुबई में ऑफिस बनाना है, व्हाट डू यू सी, बस। अब ये बातें मैं 2 बंदों से पूछ सकता हूँ, या तो मैं अपने पीर से जाके पूछूं, या अपने सो कॉल्ड मेंटोर अगर मेरा कोई हो मैं उससे पूछूं। मेंटोर की बात में मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, मेरी बात में भी ट्रस्ट ना करें, मेंटोर की बात में भी ट्रस्ट ना करें। सर्टेन डिसीजन होता है जो अपने मेंटोर को भी ट्रस्ट नहीं करना होता। मैं पीर से ज़्यादा मेंटोर से अपने डाटा एनालिस्ट पे ट्रस्ट करूंगा। हाँ, मैं उससे पूछूंगा क्यों। वो मुझे कहेगा, देखें जी 2020 में उनका ग्राफ यहाँ था, इतनी ग्रांट थी, इतनी कंपनी खोली, इतना प्रॉफिट हुआ, 2021 में ये हुआ, 2023 में ये हुआ। ये जो कंपनी शिफ्टिंग का ग्राफ है इस सर्टेन एरिया के अंदर सर ऊपर जा रहा है, यू नीड टू इन्वेस्ट इन दैट ग्राफ। उसने मुझे बताया सर नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ आज हुआ मेरे साथ, सर नहीं यहाँ नहीं करना, यहाँ करना है, इस वजह से यहाँ करना है। तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गाय फॉर मी, जिसने डेटा को आइडेंटिफाई किया और मुझे डिसीजन मेकिंग की सलाहियत दी। तो फ्यूचर में सीईओज डिसीजन नहीं कर रहे होंगे, डेटा एनालिस्ट ड्रिवन डिसीजन होंगे जो सीईओज को दे रहे होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो चैलेंज भी हो सकेगा। बिल्कुल ऐसे। स्मार्ट बंदा चैलेंज नहीं करता, स्मार्ट बंदा डेटा ड्रिवन डिसीजन को चैलेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये नीचे ले सेकंड लाइन में लिखे, इट हेल्प फॉर्मुलेट क्वेश्चन एंड मेकिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन। क्वेश्चंस क्या है? क्यों जी हम कंपनी ओपन कर रहे हैं वहां पे, बिल्कुल सही। क्यों इतने पैसे दे रहे हैं, ये 4 बंदे हायर किए हैं, क्यों किए हैं, फलां काम किया है, क्यों किया, फैक्ट पे बात करो। सवाल, जब डेटा आप एनालाइज करना सीख जाओगे, कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, तब आपके माइंड में सवाल उभरेंगे। जब सवाल उभरते हैं तो नॉलेज आना शुरू होता है। सो
आई होप कि बोरिंग नहीं हुआ होगा, बट समझ में आ गया होगा। डॉक्टर साहब अपना टाइम बस 4-5 मिनट और लूँगा। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ EDA, प्रोवाइड इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा सेट। सिंपल, मैंने आपको क्लियर बता दिया है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेटा क्वालिटी इशूज सच एज ए मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर एंड इनकन्सिस्टेंसीज। मिसिंग वैल्यू क्या है कि एक रिकॉर्ड है वोटर डाटा के अंदर, सबकी एज दी हुई है, 4 बंदों की एज मेंशन ही नहीं है, खाना खाली है, वैल्यू ही मिसिंग है। मिसिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मिसिंग रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मुख्तलिफ चीज़ें होंगी यार, ये वैल्यू मिस है, इसकी एज ही नहीं मेंशन। दूसरा इसके अंदर दिया है कि यार आउटलायर्स, कि उसकी एज 500 साल लिखी हुई है। एज की वैल्यू तो है लेकिन वो 500 साल है, वह बहुत दूर हो जाती है नॉर्मल से। आउटलायर है, समझ आ जाती है कि यार ये नहीं आने वाला, ये नहीं चलने वाला। ये एक पूरा रिकॉर्ड बीच में सारे पाकिस्तानी 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 बीच में लिखा हुआ होता है डोनाल्ड ट्रंप। इट्स एन आउटलायर, इट्स एन आउटलायर। क्या नहीं होगा? नहीं, वो कौन से हल्के से डोनाल्ड ट्रंप वोट देगा? रिकॉर्ड तो वैलिड है, बंदा भी वैलिड है, एज भी वैलिड है, कलर भी वैलिड है, जेंडर भी वैलिड है, एड्रेस भी वैलिड है, सब वैलिड है, पर है वो डोनाल्ड ट्रंप। नेम इनवैलिड, ठीक है, आउटलायर। इनकंसिस्टेंसीज, वो एज वाले अप्लाई कर ले, सबकी एज आ रही है जनाब अंडर 60 आ रही है, 16 साल से शुरू हो रही है, 60 ईयर्स के नीचे आ रही है। एक जगह लिखा हुआ 7 साल, या एक जगह लिखा हुआ 500 ईयर्स और 7 ईयर्स। ये दोनों पैटर्न से बाहर हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाता है डेटा। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करना होता है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है वो हम बताएंगे, उसको करना है। अगर आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, उसमें से आप क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए फार्मूलाज में जब भी डॉक्टर साहब आगे जाके चलेंगे। अच्छा, अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक टेक्निक एंड मॉडल। अब देखें, ये आपने जाके किसी को बताना कि भाई कौन सा मॉडल लगाना है, ठीक है? इसमें लीनियर रिग्रेशन लगेगा, क्लासिफिकेशन लगेगा, देयर आर सो मैनी थिंग्स। वो इधर जाएंगे, वो आप करेंगे डॉक्टर साहब परेशान थोड़ा थोड़ा। हेल्प्स इन फीचर इंजीनियरिंग एंड वेरिएबल सिलेक्शन। मैंने आपको करेक्टर से बताया, फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं वेरिएबल सिलेक्शन। क्या क्या फीचर्स आपने निकालना है, क्या वेरिएबल्स निकालना है, वो सारा डाटा को आप एनालाइज करना सीख जाओगे। मीनिंगफुल इंसाइट, कुल मिला के एंड पे ये निकाला कि डेटा आया मीनिंगलेस था, बस फाइल थे, बहुत सारी फाइल्स थी, कोई समझ नहीं आ रही थी, आपने उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे दी। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं कि आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हो और आपकी टेबल पे अंबार लगा हुआ फाइल्स का, सारी फाइल्स मिक्स हैं, और आपसे आके उस कंपनी के हेड पूछते हैं यार मुझे बताओ कि 2019 में कितने लोग आए हमारे पास। सर जी मैं क्या करूं, इसका कहाँ से निकालूं? फिर वो 2 दिन बाद आते हैं, आपने उन फाइल्स को रैक में लगाया, फाइल की नेचर के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब वो आके आपसे सेम सवाल करता है, आप कहेंगे ठहर जाए, ये देखें, ये देखें, ये देखें। आपने मीनिंगफुल इंसाइट्स पहले ली और फिर डिसीजन मेकिंग तो उसके नेक्स्ट स्टेज पे चली जाती है। ओके, स्टेप इन डाटा क्लीनिंग प्रोसेस। 7 स्टेप्स हैं डाटा क्लीनिंग प्रोसेस के अंदर। अब आपके ज़िम्मे में पहले ही असाइनमेंट दे दूँ। स्टोरी बिल्ड हो गई है, डेटा आया है, क्लीन करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, रिलेशंस, पैटर्न्स मैंने आपको बहुत लो लेवल पे जाके समझा दिए हैं। इस हर चीज़ के ऊपर आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। डाटा क्लीनिंग सबको पता चल गया, डाटा को साफ करना, इसके ऊपर आप 1 साल पढ़ सकते हैं, पूरी मैथ खर्च कर सकते हैं, पूरी स्टैट खर्च कर सकते हैं, पूरी डिग्री कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम बहुत बेसिक जाएंगे। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उफ, इसको तो अब डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि कम रखें, थोड़ा गूगल कर ना समझ आए तो इट्स ओके, क्योंकि आप लोग जा रहे हो एआई को समझने, इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आती आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, यार इस पे मैं सबको अर्ज करूँगा कि प्लीज़ 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 डेटा विजुअलाइजेशन आप सीख लो। इसका सीएस के साथ ताल्लुक कम और आपकी कॉमन सेंस नॉलेज और डेटा की सेंस के साथ ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि जितनी भी मैंने शुरू से लेकर अब तक एग्जाम्पल दी, आपके सामने बैठा होगा एक किसी कंपनी का सीईओ और डिसीजन मेकर 5 बैठे होंगे और आपके पास 4 से 5 मिनट होंगे ये प्रेजेंट करने के लिए कि आपका डेटा क्या क्या रहा है और वो किस डाटा को किस ग्राफ में लगाना है और उस ग्राफ को समझना कितना आसान है। वो है, आप एक्सेल शीट नहीं किसी सीईओ को दे सकते, जी मैंने ना पूरे टूल लगा के 1 साल लगा के ये डाटा निकाला है, इसके अंदर 45 शीट्स हैं और हर शीट के अंदर 2 मिलियन रिकॉर्ड पड़े हैं, प्लीज़ चेक कर लें। इट्स गॉन ना, इट्स डेड।
आपको ग्राफ पिक करने होंगे। अगर आपने 3 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, कौन सा ग्राफ लगाना है? अगर आपने किसी को ये बताना है कि यार प्लॉट का ये साइज़ है, प्लॉट की ये कीमत है, और इस साइज़ पे ये कीमत है, इस साइज़ पे ये कीमत, 2 चीज़ों के लिए में भी आप उसको सिंपल ग्राफ में दिखा देंगे उसको, कब मे बी उसको आप बार चार्ट में दिखा देंगे, पाई चार्ट में दिखा देंगे। देयर आर सो मेनी ग्राफ्स। कम से कम जो आपने काम करना, जो मैंने सीखा जब जा रहा था, कम से कम मैंने जाके हाई चार्ट्स पढ़ लिए। हाई चार्ट्स लाइब्रेरी है, हाई चार्ट्स मैंने खोले, मैंने देखा यार कितनी तरह के चार्ट्स होते हैं और कौन सा चार्ट कहाँ लगता है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, डाटा माइनिंग इससे बहुत बड़ी है। मैंने वो बेसिक्स चार्ट समझे और मैंने कहा अच्छा, अब जब इन्फॉर्मेशन आती है, जब हम अपने डैशबोर्ड डिज़ाइन करते हैं, वेब डेवलपमेंट में हो जाए, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, कन्वेंशनल डेवलपमेंट में, कहीं भी चले जाएँ, डैशबोर्ड्स बनाने हैं, डैशबोर्ड के अंदर डेटा दिखाना है, उस डेटा को दिखाने के लिए विजुअल टेक्निक्स चाहिए। द मोस्ट बेसिक विजुअल टेक्निक्स आर दोस ग्राफ्स। उसके ऊपर तो पूरी साइंस है डाटा विजुअलाइजेशन की। तो वो ग्राफ्स को समझेंगे कि डेटा को ग्राफ पे कैसे दिखाना है। अभी आपको हारिस भाई दिखाएंगे। हारिस भाई, मैंने ज़्यादा तो नहीं बोल दिया? ठीक है। सो देन है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, डेटा को आप, हर डेटा जब आता है ना डिसीजन मेकिंग में, वो एक डोमेन से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। आपने उसको क्लियरली सेग्रीगेट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन आपका काम है रिसर्च करें, थोड़ा पढ़ें, आगे जाके डॉक्टर साहब भी इसको बताएंगे। लेकिन आउटलायर आपको मैंने पढ़ा दिया, कोरिलेशन एनालिसिस आपको पढ़ा देंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। सही, सारा पढ़ाना ज़रूरी है, बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत मेरे ख्याल बेसिक में सा, आप ये इनको लफ्ज़ बताने बहुत assignment- ज़रूरी है। हाँ, आप इनको एज एन असाइनमेंट दे दें। हाँ, मेरे आगे भी क्योंकि आएगा। आधा घंटा तो मैं, लेकिन 1 घंटा और रह गया। तो इस पे आप चले जाए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, आउटलायर से, मीन एंड मीडियन पे। ओके, तो एक चीज़ जो हमने जहन में रखनी है कि हम आज स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ना उसकी बात करें, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डाटा मैंने बताया था कि उसमें हमारे पास रोज़ होती हैं और हमारे पास कॉलम्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रक्चर्ड डाटा के कॉलम्स हैं ना, इनके लिए 3 लफ्ज़ यूज़ होते हैं। अब आप कहेंगे 3 लफ्ज़ क्यों यूज़ होते हैं? इसकी वजह यह है कि एक लफ्ज़ स्टैट वाले यूज़ करते हैं, दूसरा लफ्ज़ मैथ वाले यूज़ करते हैं, तीसरा मशीन लर्निंग वाले यूज़ करते हैं। मैं ये तीनों लफ्ज़ बार बार इंटरचेंज करूँगा। कॉलम को हम कहते हैं फीचर, एक चीज़, एट्रीब्यूट, वेरिएबल। स्ट्रक्चर्ड डाटा में मैं तीनों में से कोई भी लफ्ज़ बोल लूँ, इसका मतलब है कॉलम, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड डाटा यानी जो टेबुलर डाटा आपको नज़र आ रहा है या जो टेबल्स हैं, उसमें कॉलम को मैं 3 नामों से बुलाऊंगा। फीचर, जैसे इरफान ने आपको वोटर की एग्जांपल दी थी, वोटर की एज फीचर भी है, एट्रीब्यूट भी है, वेरिएबल भी है, ठीक है। अब ये 3 नाम क्यों है? वेरिएबल स्टैट वाले जो है ना वो कहते हैं इसको। एट्रीब्यूट डेटाबेस, जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं डेटाबेस वाले, वो इसे एट्रीब्यूट कहते हैं। और जो मशीन लर्निंग वाले वो कहते हैं नहीं भाई, हम तो इसको फीचर कहेंगे, क्योंकि हमने फीचर्स दे के अपना मॉडल ट्रेन करना होता है, तो हम इसको फीचर कहेंगे। तो ये तीनों चीज़ें इंटरचेंजेबल है, एक ही कॉलम के ये नाम है, ठीक है। तो आज की डिस्कशन जो है वो ज़्यादा उसका फोकस जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर है, एक बात। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो है, ये आप कब करते हैं? ये आप तब करते हैं जब आपने अभी मॉडल नहीं ट्रेन किया होता। हमारी एक इंस्टिंक्ट ये होती है, डाटा आया सीधा मॉडल ट्रेन कर दो। नहीं, डोंट डू दैट। आपने पहले एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना, जैसे इरफान ने कहा था। ये जो इससे 2 बहुत बड़े रोल निकलते हैं, एक डेटा इंजीनियरिंग का और एक डेटा एनालिसिस का। अब इसमें आप जो तीसरी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके पास जब आप डाटा को एनालाइज करते हैं, आपको पता है डाटा किस टाइप का। आपको याद होगा मैंने बताया था, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, नॉमिनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तीनों टाइप के एट्रीब्यूट्स पे आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास एट्रीब्यूट हैं वो ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, इसलिए हम न्यूमेरिकल को ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। क्योंकि मशीन लर्निंग आपको याद होगा कि वो न्यूमेरिकल डेटा को पसंद करती है, वो ऑर्डिनल या नॉमिनल डाटा को पसंद नहीं करती, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल को मैथ चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद अगली एक चीज़ आई थी कि डिफरेंट फीचर्स के दरमियान रिलेशनशिप कैसा। इसकी मिसाल बड़ी आसान है। फ़र्ज़ करें कि मेरी आइसक्रीम की शॉप है, मैं देखता हूँ कि यार गर्मियों में मेरी आइसक्रीम जो है, अगर दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मेरे 20 कप बिके,
25 है तो 30 का बिके, 35 है तो 40 का बिके। यू सी, एक फीचर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ना वेरिएबल्स का, याद है ना, वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स या फीचर कॉलम को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसे हम दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन में, ठीक है। तो अगर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यूज बढ़ रही हैं और दूसरे की भी बढ़ रही हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर एक वेरिएबल या कॉलम के अंदर वैल्यू बढ़ रही हैं और दूसरे में कम हो रही हैं तो फिर ये नेगेटिव कोरिलेशन है। वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए हम कोरिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे की भी बढ़ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, एक की बढ़ रही है दूसरे की कम हो रही है नेगेटिव। लेकिन अगर उन दोनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो हम कहेंगे कि यार रिलेशनशिप जो है ना वो अनडिटर्मिन्ड है, पता नहीं चल रहा क्या रिलेशनशिप है, ट्रेंड नहीं है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अब इधर आ जाते हैं ईडीए के स्टेप्स में, डेटा क्लीनिंग। इरफान ने बहुत अच्छा बताया। डेटा क्लीनिंग में हमने कुछ काम करने होते हैं। सबसे पहले हमने मिसिंग डाटा को मैनेज करना, आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना। अब ये मैनेज करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे अगर वैल्यू नहीं है तो हम डिसाइड करते हैं यार यहाँ एवरेज वैल्यू डाल दें सबकी, इससे कोई डाटा में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। या फिर हम देखते हैं कि क्या इधर हम ज़ीरो या -1 वैल्यू डाल दें। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं मिसिंग डाटा को फिल करने की। फिर हमने देखना है कि डाटा में इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है। वो भी इरफान ने आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि एक एज के कॉलम में अगर 700 साल एज है तो दैट इज़ इनकन्सिस्टेंसी, वो आपने मैनेज करनी। तो डाटा क्लीनिंग में ये सारे काम आपने करने होते हैं। आपने मिसिंग वैल्यूज़ मैनेज करनी होती हैं, आपने इनकन्सिस्टेंसीज जो हैं वो मैनेज करनी होती हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना, डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करे, ठीक है। आपके पास अगर मिलियंस ऑफ रोज हैं, मिलियंस ज़रा ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ रोज हैं, तो आप उन सब को स्टडी नहीं कर सकते। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम ह्यूमन बीइंग है, रिपीटेटिव काम हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टूल, एक मैथ की ब्रांच अल्लाह ताला ने हमें दी थी, उसका नाम स्टैट था। उसकी ख़ास बात ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों में से ना समरी निकाल लेती। मसलन बहुत सारे कमरे में जो लोग बैठे हैं उनकी एवरेज एज क्या है। अब 1000 लोगों की एज एक स्टडी करने के बजाय मुझे एवरेज एज पता चल गई, यू सी। या ये जो लोग बैठे हैं इनकी एवरेज एज से कितना डिफरेंस है, इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, डिफरेंस स्टडी करने के लिए। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये नाम से मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये आसान भी है और ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट भी है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स की जगह आपको एक एक वैल्यू दे रही है, तो सडनली आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यार ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो किस तरह की चल रही हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसे हम कहते हैं समरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। समरी स्टैटिस्टिक्स में यूजुअली 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो हम स्टडी करते हैं। एक जो है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि ऑन एवरेज क्या वैल्यू है। जैसे वोटर के केस में सबकी एज थी, ऑन एवरेज क्या एज है। अच्छा, अब ये एवरेज मैं कह रहा हूँ, एवरेज निकालने के भी बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो उसमें से 3 तरीके मैं आपके सामने रखूँगा और मैं बताऊँगा कि कौन सा तरीका कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ऑन एवरेज सबकी क्या एज है, ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, कि एक सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द लोग जो है ऑन एवरेज कितना उनकी एज है। अच्छा, जिधर आप फील करें ना कि ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो रही हैं तो डू जंप इन प्लीज़। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट समरी स्टैटिस्टिक है अच्छा आप ही निकाल दो। हाँ, वो है मेजर ऑफ मतलब कि एक चीज़ें दूसरे से कितने फासले पे। इसे कहते हैं, मुश्किल सा लफ्ज़ है, डिस्पर्स का मतलब पता है आपको, लोगों को इधर उधर करना।
इधर उधर करना, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जब कहीं पे जलसे जुलूस हो रहे होते हैं और लोगों को डिस्पर्स फैलाना किया होता जाता है। हर जगह नहीं करते, लेकिन कहीं कहीं लोगों को फैला देना होता है, तो हाँ। वो डिस्पर्स करने के लिए होता है। एग्जैक्टली तो हम डाटा में देखना चाहते हैं कि किसी एक फीचर या एट्रीब्यूट में वैल्यू कितनी डिस्पर्स्ड है, उससे भी हमें पता चल जाता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसमें दो बड़ी मशहूर ज़माना टेक्निक्स हैं, एक है स्टैंडर्ड डिविएशन और एक है इंटरक्वार्टाइल रेंज। देखें, आप एज के एट्रीब्यूट को लेते हैं, Exactly. ठीक है, और आप देखते हैं, अब आपने अंदाज़ा ये लगाना है, कोई आपसे सवाल करता है कि आपके पास 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं और किसी ने आपसे ये पूछना है, जब सवाल मैं करता हूँ, सवाल मैं ये करता हूँ कि यार मुझे ये बताओ कि कितने साल की उम्र के लोग मुझे वोट देंगे। अब मैं उसको ये नहीं बता सकता कि सर जी 16 साल से लेके 65 साल तक, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन से मुझे कम से कम वो फिगर मिल जाएगा, सर जी 18 साल वाले, +-2 प्लस माइनस हो जाएगा, डिस्पर्शन देखें। अच्छा, अब ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, ये उस वक्त बताऊंगा जब डेटा के अंदर डिस्पर्शन कम होगी। अब डिस्पर्शन ज़्यादा कैसे होगी? एग्जाम्पल, क्या आपने देखा कि आपके पास 10 रिकॉर्ड आए हैं जिसमें से एक वोटर जो है वो 16 साल का है, दूसरा 25 साल का है, तीसरा 40 साल का है, एक 65 साल का है, बड़ा बड़ा फासला, बड़ा बड़ा गैप है, आप कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है, डाटा दूर दूर पड़े हुए, एज के बीच में बहुत गैप है, ठीक है। आप देखते हैं, जब हम देखते हैं कि जब हमारे पास इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि यार मुझे किस कंट्री के बारे में बात करनी चाहिए, तो अगर तो मैं जाके देखता हूँ कि यार 90% लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, 10% बाहर से देख रहे हैं, आई कोट एग्जांपल फ्रॉम पाकिस्तान। अब मैं ये देखता हूँ कि यार कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई कनाडा से देख रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, डेटा जो है ना मेरा डिस्पर्स है, व्यूअरशिप मेरी बहुत डिस्पर्स है, बहुत डिफरेंट जगहों से आ रही है। अब मैं कोई एक फिगर डिवाइड कर नहीं पा रहा। स्टैट्स आपको हेल्प करती है कि समंदर को कूजे में बंद करके डिसीजन मेकर के सामने रख दे। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। चलें सर, गुड, सो थैंक यू सो मच, ये ज़रा चीज़ें आपने बड़ी आसान कर दी। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम स्टडी करते हैं वो ये है कि डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। अच्छा, इधर ना एक लफ्ज़ जो है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दुनिया की हर चीज़ हम कहते हैं यार ये तो नॉर्मल है। अच्छा, ये नॉर्मल का लफ्ज़ आया कहाँ से? ये नॉर्मल का लफ्ज़ स्टैट से आया। एक ना बेल कर्व की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपके पास बहुत सारे लोगों की एज होगी ना तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, या जब भी एक क्लास में 1000 बच्चे पढ़ रहे होंगे ना तो उनके मार्क्स भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जो कोई फेल भी कम हो रहे होंगे, फर्स्ट भी कम आ रहे होंगे, बी ग्रेड बहुत सारे लोगों का आ रहा होगा। ये भी बता सकते हैं कि वो एक सर्टेन रेंज के अंदर हो, हाँ, ठीक है। नॉर्मल का मुराद ये हो गया कि जो भी हो रहा है एक सर्टेन रेंज के अंदर हो रहा है। बेल कब बनेगा? बेल ये बनेगा यार किसी की एज जो, किसी के मार्क्स जो है ना 100 मार्क्स हैं टोटल, किसी के मार्क्स 10 हैं, वो यहाँ नीचे बैठा होगा, 20 वाला ऊपर बैठा है, यूं यूं होते 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 फिर वो नीचे गिर रहा है, जो भी है। तो आप 100 से 1 से लेके 100 के बीच में हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो मे बी तो यही एग्जैक्टली बिल्कुल यही। तो यूजुअली हमारा जो डाटा जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो ज़्यादा अच्छा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक। तो जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है हम ये देखते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन फिर हमारे पास बाज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, बायस्ड होती है, या एक साइड पे होती है। यानी एक ऐसी क्लास है जिसमें प्रोफेसर बड़ा सख्त है, सबको F ग्रेड दे देता है, को 2-4 ही पास होते हैं। अब आप देखें 10 नंबर पे ढेर लगा होगा और वो 100 वाले पे शायद कोई एक आधी हो, ये ऐसी कर पाते हैं। या कोई प्रोफेसर बहुत लीनियंट है, सब कोई कहता है लो भाई तुम सबका A ग्रेड है, 90 से 100 तक नंबर दे दिए। पंजाब और बलूचिस्तान को देख लें, प्रॉब्लली हो सकता है। सो आप अब शहरों ये के डिफरेंट हाँ, शहरों को कंपैरिजन करके उसके फैसिलिटीज़ को हम कंपैरिजन करते हैं तो डाटा स्क्यूड भी इसमें आ जाता है। फिर वो थोड़ा यही बायस्ड और सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्यूड क्या होगा? ऐसे होता है कि ताकतवर ने ना अपनी तरफ सारी चीज़ें खींच ली बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, नॉर्मल नहीं गई वो, उसने अपने ताकतवर होने की वजह से बहुत सारी मेरिट के खिलाफ चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। इट डजंट मीन, हमेशा कहा जाता है कि यार हम कहते हैं कि इंसाफ जो होता है वो बराबरी की बुनियादों पे होता है।
जबकि बराबरी की बुनियादों पे हमेशा इंसाफ नहीं होता। अगर मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, मुझे मेरे घर भी आप 2 बोरी राशन की भिजवा देते हो और एक गरीब जिसके पास कुछ नहीं है उसके घर भी 2 बोरी राशन की भिजवा देते हो, तो ये इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं है। ठीक है, खैर ये तो एक बात बहुत ज़रूरी थी, किसी को पहुँचानी थी मैंने। वेरी स्क्यूड डेटा ये होता है कि आपने एक एबनॉर्मल बिहेवियर, जैसे बेहतरीन एग्जांपल थी कि एक क्लास में सब एफ लेते हैं, पर इट डजंट मीन कि यार वो स्टूडेंट गंदे हैं। प्रोफेसर वो एक फैक्टर ऐसा है हाँ। जिसने डेटा को ख़राब कर दिया। खराब उसने अच्छे खासे लायक आदमी को भी फेल कर दिया, और दूसरी क्लास में एवरेज या नालायक भी पास हो ही जाते हैं। पर इस मतलब ये अच्छा नहीं कि वो क्लास अच्छी है, हालांकि वैल्यू आपको उधर ज़्यादा नज़र आएगी बाज़ औक़ात। तो डेटा एनालिसिस के अंदर कितनी खूबसूरत डेरिवेशंस आपको मिल रहे हैं, पर एक समंदर है सर ये। पता नहीं कितना डीप जाना चाहते हैं आप, नहीं, जाइए। मैं बस इतना ही आइडिया दे रहा हूँ कि यार आप सोचिए कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, आप सिर्फ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। जब आप डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, और आप वो कैसे देखेंगे, आप वो विजुअलाइजेशन से देखेंगे, आप उसे प्लॉट करके आपको नजर आएगी यार ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपको पता चलेगा यार इस पे इस तरह का मॉडल लग सकता है, या ये स्क्यूड है, नो आई नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू मेक इट नॉर्मल, देन गिव इट टू मॉडल। कभी कभी ना मैं आपको बताऊँ, घर में ना आपको बहुत सारे फैसले करने पड़ते हैं कि यार क्या पकाना। दैट इज़ अ डिसीजन। मैं आपको इसको डाटा के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। घर में आज क्या पकेगा, घर के 10 अफराद हैं। नॉर्मली ये होता है कि 5 अफराद ने एक बात की कि 5 अफराद कहते हैं चिकन बना लो, 5 अपनी अपनी मर्ज़ी की बात करते हैं। अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आसान हो गई कि 5 अफराद ने ये बोला, चलो चिकन पकाते हैं। अब इमेजिन करें 10 के 10 डिफरेंट बात कर रहे हैं, हर तरफ से डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अब आपस में कैसे कोरिलेशन ढूंढेंगे, क्या कनेक्शन करेंगे? समटाइम हम कहते हैं कि डाटा का सर पैर समझ नहीं आ रहा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जाती है ऑड कि आपको सर पैर ही समझ नहीं आता। उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जहाँ पे एमएल के बंदे फेल हो जाते हैं कि यार इसमें क्या मॉडल ट्रेन करूँ। अब मैं, हर बंदा अपनी बात करी जा रहा है। इस मुल्क में भी वैसे ही हो रहा है, हर बंदा अपनी बात करे, कोई एक मॉडल ट्रेन ही नहीं होगा, मॉडल कन्फ्यूज़ हो जाएगा। करना क्या है? डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट ज़िंदगी आसान बनाता है एमएल इंजीनियर की। एआई शुरू ही इन लोगों से होती है। पता नहीं कितने अरसे से चैट जीपीटी पे काम हो रहा है, सालों से, 2017 से। हाँ, इससे भी पहले से, इससे भी पहले से, हाँ, 16 में वो कंपनी बनी थी। आपको किसी को मुझे बता सकता है रैंडमली कमेंट करके एआई कब आया था? इट्स 2012। बहुत अच्छे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं अगली क्लास तक आप लोगों को देता हूँ कि एआई कब से एग्जिस्ट कर रहा है, और आंसर शॉकिंग होगा। मेरा ख्याल है मैंने दिया भी हुआ ये पहले या दूसरे लेक्चर में, आई थिंक। मुझे याद होता मैंने दिया हुआ शायद 1958, 2000, 2021, 1970, 19 क्लोज जा रहे हैं भाई लोग। ठीक है, तो देखो बहुत सालों से एआई एग्जिस्ट करता है। इफेक्टिवनेस जो है ना वो एआई की, वो है एफिशिएंट डाटा इंजीनियर्स, डाटा एनालिस्ट। सर कंटिन्यू। ग्रेट। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा हम नोट करें, हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें से ना बातों बातों में स्टडी कर लिए हैं। जैसे मैंने विजुअलाइजेशन का आपको आइडिया दिया कि आप मिलिए थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स देखेंगे कैसे कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप विजुअलाइजेशन यूज़ करेंगे। विजुअलाइजेशन में हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं। हम जब पांडास, पिछली बार हमने आपको आइडिया दिया था, पांडास में इनफैक्ट बिल्ट इन विजुअलाइजेशन भी है, आपको जो हम आपके दिखाएंगे आज। साथ जो है वो शेयर करेंगे। अच्छा, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली। कोरिलेशन, मैंने पहले आपको आइडिया दिया कि 2 फीचर्स का आपस में रिलेशनशिप आपने स्टडी करना है कि एक फीचर से दूसरे फीचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर दोनों ही बढ़ रहे हैं तो आप एक ले लो ना उनमें से, आपका डाटा कम हो जाएगा, आपका कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज कम चाहिए होंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू मेक डिसीजन कि इन 2 फीचर जो इकट्ठे बढ़ रहे हैं इनमें से एमएल इंजीनियर के पास कौन सा जाएगा, और ये डिसीजन कौन कर रहा है, डाटा इंजीनियर। इसको एक एग्जांपल में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि आपको कोरिलेशन में समझ आ जाए कि एक एट्रीब्यूट ड्रॉप क्या कब करना। फॉर एग्जांपल वोटर लिस्ट पे आ जाते हैं। आपको लगता है कि यार 18 साल का बंदा जो बर्गर खाता है वो इसको वोट देता है। अच्छा, 19 साल का बंदा जो फास्ट फूड का ही कोई और आइटम खाता है इसको वोट देता है।
20 साल का बंदा फास्ट फूड का ही कोई आइटम खाता है, इसको वोट देता है। अब आप या एज ले लें या फास्ट फूड ले लें, आपको ये रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं जो कि एक वीक रिलेशन है कि यार फास्ट फूड खाने वाले इसको वोट देते हैं या इस रेंज के अंदर एज वाले इसको वोट देते हैं, मे बी। ठीक है, 2 एट्रीब्यूट्स हैं ना, तीसरी डिसीजन जो है वो 2 एट्रीब्यूट पे इक्वली हो रहा है, तो आप मे बी उसमें से एक एट्रीब्यूट लेंगे, क्या होगा, डेटा कम हो जाएगा, मशीन को कम प्रोसेस करना पड़ेगा, मैनेज करना आसान हो जाएगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना आसान हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म वर्ड मैंने जानबूझ के बोला है ताकि मैं सबको ट्रांसफॉर्म पे ले आऊँ। मैं आ गया, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कोरिलेशन के बाद आउटलायर तो खैर हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया। आउटलायर जो है ये, अब आप कहेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें से आउटलायर निकलेगा कैसे? मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे पास एक ख़ास विजुलाइजेशन है, जब हम उसे प्लॉट करते हैं ना, आउटलायर हमें साफ नज़र आ जाता है। ठीक है, दिखा रहे हो, वो हम दिखाएंगे, वो हमने छुपा के लेटर डाउन द रोड आपको दिखाएंगे, वो सारे आउटलायर्स निकाल के देखेंगे। ये जितनी आपको अभी थ्योरी एक स्टोरी बिल्ड की है ना, एग्जैक्टली ये आपको नोटबुक में जाके कोड से दिखाएंगे। ये डेटा, एबनॉर्मल डेटा, कोरिलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स को, रिलेशनशिप को, ये सारे जो है ना आपको दिखाएंगे, वैसे और मैं- ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाएंगे। वैसे मैं नाम बता देता हूँ अगर किसी ने देखनी हो, उसे कहते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट की ख़ास बात यह है कि जब आप उसे प्लॉट करते हैं ना, आपको आउटलायर खुद ही पता चल जाता है। मैं फिर IQR कहने लगा था, sorry। नहीं सो ट्रांसफॉर्मेशन सर, ट्रांसफॉर्मेशन ये यूजुअली आखिरी पार्ट होता है डेटा इंजीनियर का, और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में आपने ये, जैसे वोटर लिस्ट के बहुत सारे एट्रीब्यूट थे, अब उसमें से बहुत सारे नॉमिनल और ऑर्डिनल भी थे, और मैंने आपको बताया कि मशीन तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। तो अब आप क्या करेंगे, आप उन नॉमिनल, अच्छा ये नॉमिनल और ऑर्डिनल क्या होता है, ज़रा ये कोई याद बताया कराएगा ना मुझे? ज़रा। हाँ, ये ज़रा नॉमिनल ऑर्डिनल का जवाब मुझे कमेंट्स में दे दें, आप जारी रखें, हाँ। टाइम कम है। तो हमने नॉमिनल एंड ऑर्डिनल जो है, चूंकि वो ML मॉडल उन पे काम नहीं कर सकता, तो हमने उसे चेंज करना है। चेंज करके हम उसे न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, हम एट्रीब्यूट या फीचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन द फॉर्म जिसमें ML का मॉडल उसे यूज डॉक्टर कर साहब, सके और उसे लर्न कर सके। ML का मॉडल न्यूमेरिक में कन्वर्ट किए बगैर भी चलते हैं? बहुत कम है, 1-2 जैसे डिसीजन ट्री जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ मॉडल है ना, दे लव मैथमेटिक्स। तो 0 और 1 में लेके जाते हैं। 0-1 वुड बी ओवर सिंप्लीफिकेशन, लेकिन हम हमें 0 एक और 1 में हम example कर build लेते करनी हैं। है जहाँ पे मैं इनको दिखाना चाहता हूँ कि हमने एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन को 0 एंड 1 में कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो हम स्टिल वो पूरा, मतलब एज का भी पता बता रहा होगा, सब बता रहा होगा। दैट विल बी लाइक अ मैजिक फॉर देम। We'll उसको do that. अरेंज करना बेटा, We'll do that. ठीक है। मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज। एवरेज एवरेज एवरेज, लेट्स कॉल दैट एवरेज। एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर तरीका जो है वो है मीन। वो जो है ना, चीज़ों को जमा करके उतने नंबर पे डिवाइड करते हैं। वो जो बचपन से, मेरा ख्याल है कि तीसरी चौथे ग्रेड से हम पढ़ते आ रहे हैं, यार इसकी एवरेज निकाल, उसका नाम है मीन। ठीक है, तो एवरेज का ही नाम है मीन। तो ये एक मेजर तो है, लेकिन हम मशीन लर्निंग में इसे ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करते? मैंने आपके लिए ना एक एग्जांपल लिखी है, और थर्ड लास्ट लाइन अगर आप प्रेजेंटेशन की देख सकते हैं तो उसमें मैंने लिखा है, इट इज़ सेंसिटिव टू आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज़। और मैंने एग्जांपल दी है कि एक जगह पे आपके पास एवरेज इनकम जो थी, लोगों की इनकम थी, किसी की थी 8 लाख, किसी की थी 10 लाख, किसी की थी 12 लाख, किसी की 13 लाख। आपने एवरेज निकाली, अराउंड 10 लाख आ गई। अब उधर जो है कोई CEO आ गया, उसकी इनकम है 10 करोड़। अब एवरेज जो है वो सडनली पहुंच गई 1 करोड़ पे, लेकिन वहाँ तो एवरेज लोगों की 10 लाख ही है इनकम। आप CEO के साथ 10 करोड़ लगा के नैब बुलवा लो। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, एक CEO को अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बरकत ही बड़ी दी होती। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 9 हिस्से तिजारत में रखे। हदीस भी। एग्जाम्पल ठीक कर लो, बंदे ठीक नहीं होने हैं।
ओके, सो दैट्स द जनरल आइडिया अब कि इसमें ये मैं आपको सेंसिटिव है। एक और बात भी बताता जाऊँ, यहाँ पे स्क्यूड डाटा भी अप्लाई होता है, क्योंकि स्क्यूड डाटा पे मेथड फेल हो जाएगा। बेसिकली स्क्यूड हुआ डाटा, क्या हुआ है कि जहाँ हर बंदा लाख 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा था, सबकी इनकम क्लोज थी, ज़्यादा डिस्पर्स नहीं थी, ठीक है, मैं वो वर्ड दोबारा यूज़ very कर रहा हूँ, ज़्यादा डिस्पर्स नहीं थी, 50-60 हज़ार 70 हज़ार लाख 1.5 लाख के बीच थी, एवरेज निकाली तो वो सही होगी। मशीन लर्निंग को वो पसंद आएगी। मशीन लर्निंग को क्यों नहीं पसंद आएगी? उनमें एक बंदा ऐसा बैठा है जो कमा रहा है 2 करोड़। अब जब एवरेज निकालोगे तो एक एवरेज आदमी की सैलरी आ जाएगी 10 लाख 15 लाख, हाँ, जो कि गलत जो है। कि वो कमा ही ना। उस एक बंदे को बीच में से निकाल दो, आपकी एवरेज सैलरी है 60 हज़ार, उस एक बंदे को डाल दो, आपकी एवरेज सैलरी मशीन 10 लाख बताएगी। तो इसका मतलब पूरा एल्गोरिथम का कबाड़ा एक वैल्यू ने कर दिया, स्क्यूड डाटा ने पूरा एल्गोरिथम को कर दिया। एवरेज स्टूडेंट निकालना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, एक प्रोफेसर एक क्लास के सारे बंदे फेल कर रहे हैं, पूरे जब एवरेज निकालेंगे उस कॉलेज की, वो रिजल्ट लो हो जाएगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट ने जाके पूरे डेटा को स्क्यू कर दिया और वो डेटा खराब हो गया। ठीक है, तो इस वजह से मीन जो है वो होता क्या है, यूजुअली मशीन डोंट लाइक इट। मतलब अगर बहुत ही आपको यकीन है कि यार ये बहुत अच्छा मेजर है, फिर यूज करें, वरना ना दैट use डिपेंड्स कि डेटा किस तरह का है। Exactly. आपको उसके अंदर कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, आपको उसके अंदर डिस्पर्स जो है वो डेटा ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, ये फैसला आपने करना है कि कहाँ ये यूज़ होगा। करें। बिल्कुल। ओके जी, दूसरा जो हमारा सबसे फेवरेट मेजर है ना मशीन लर्निंग में, उसका नाम है मीडियन। मीडियन एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आपके पास सॉर्टेड वैल्यूज़ हैं सारी, उनमें से दरमियान वाली उठा लें। अब वही एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब सारे एवरेज थे, कोई 50 से 70 तक नंबर ले रहे थे, तो एवरेज 60 थी। अब अचानक एक दूसरी क्लास से बच्चा ट्रांसफ़र होकर आ गया, उसने 100 नंबर ले लिए, मीन तो ख़राब हो गया ना, लेकिन मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप सॉर्ट करेंगे तो जो दरमियान वाला बच्चा था उसके अगेन नंबर 60 या 61 या 62 ही होंगे। सो मीडियन की ख़ास बात ये है कि इसे आउटलायर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा सबसे फेवरेट मेजर है एवरेज निकालने का। अगर आपको कुछ नहीं पता, ऑलवेज यूज़ मीडियन। अगर आपका डेटा देखें, डेटा हर वक्त आपको ऐसी शक्ल में मिलेगा कि आप पहला आपका जो रिएक्शन होगा वो ये होगा, ये क्या है, ठीक है, दैट्स एन फर्स्ट रिएक्शन। तो उसमें आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जी सर। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा मेजर है दैट इज मॉड। मॉड भी एक एवरेज का तरीका है, और यूजुअली इसको याद रखना बड़ा आसान है। आपके डाटा में से जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, या जो बार बार रिपीट हो रही है, वो मॉड है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर डाटा में 2 वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं, फिर 2 मॉड है। इसका मतलब है कि मॉड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कोई भी मॉड ना हो, कोई भी रिपीट नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मॉड भी हमें क्यों पसंद नहीं है कि चांस है, हो सकता है ना हो सकता है बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका डेटा, फिर आपके ये प्रोसेसिंग पावर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। एग्जैक्टली। सो मॉड की एग्जांपल को कैसे फिट कर लेते हैं जी, आप यूँ समझ लें कि जैसे वही सैलरी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ कि यार आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ हर बंदे की एक सर्टेन इनकम है, एक जैसे घर बने हुए हैं, एक जैसे लिविंग स्टाइल है और एक रेंज की सैलरी है। ठीक है, अब एक बंदा जा रहा है और आपको उसकी सैलरी नहीं पता कि इसकी सैलरी क्या होगी, आप उसे कहेंगे इसकी सैलरी 1 लाख है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की 1 लाख है, यूँ करके निकाल लिया। एग्जैक्टली। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, मीन निकालने नहीं जाएंगे, मीडियन निकालने नहीं जाएंगे, पर हो सकता है कि 10 लोगों की 1 लाख हो, तो वहाँ पे जाके मॉड जो है वो मॉडलिंग में फेल हो जाएगा। ओके, सो एवरेज तो हमने निकाल ली। अब दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि डेटा डिस्पर्स कितना है। अच्छा, जब भी हम डिस्पर्स निकालते हैं ना, हम ये देखते हैं कि एवरेज से कितना दूर है। अब जैसे एक लाइक क्लास के अंदर अगर एवरेज 80 है और टॉप वाला 90 पे है, तो वो एवरेज से 10 पॉइंट आगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन या डिस्पर्शन निकाल रहे हैं, हम एवरेज के इर्द गिर्द देख रहे हैं कि एवरेज से ऊपर कितने लोग हैं, एवरेज से नीचे कितने लोग हैं, और उसी का एक तरीका है इंटर क्वार्टाइल। तो IQR को आप ये समझें कि डिस्पर्शन निकालने का
तरीका है, ठीक है। यहाँ तक हमें बात क्लियर है कि IQR डिस्पर्शन निकालने का तरीका है। स्टोरी सुनाएं सर। पहले IQR को समझ लेते हैं हाँ। और फिर ये समझते हैं कि IQR से डिस्पर्शन, देखिए घबराना नहीं है, छोड़ के जाना नहीं है, समझा के छोड़ूंगा मैं। हाँ। ठीक है, भाई जब मैं क्वार्टाइल्स पहले बता दूं, उससे हाँ, जिंदगी बड़ी आसान हो हाँ, जाएगी। ठीक है, आप बता दें। आपके पास डाटा है, आपने डाटा को 4 पीसीज में डिवाइड करना। पहला पीस जो है वो आपने सेलेक्ट किया। उसकी खास बात ये है कि अगर आपके पास 100 लोगों का डाटा था ना, तो जो पहला नंबर आपने सेलेक्ट किया उसकी खास बात ये है कि 25 लोगों का डाटा उससे नीचे, तो वो नंबर जो है ना उसे हम कहते हैं Q1 या क्वार्टाइल 1। फिर आपने एक और नंबर सेलेक्ट किया कि आधे लोग उस नंबर से पीछे हैं, आधे उस नंबर से आगे हैं। ये तो मीडियन होता है ना, मीडियन को ही क्वार्टाइल 2 भी कहते हैं। सो मीडियन एंड क्वार्टाइल 2 आर वन एंड द सेम थिंग, इनमें कोई फर्क नहीं। अब मुझे ये बताएं Q3 क्या हो? वेरी गुड, जबरदस्त, कि 75% लोगों का डाटा Q3 से नीचे है। तो इसका मतलब है कि अब आपने अगर 4 पीसीज में अपना डाटा डिवाइड करना है तो आपको 3 नंबर चाहिए हो, ठीक है। Q1, Q2, Q3 और Q2 का नाम है मीडियन, ठीक है। तो ये 3 नंबर जो हैं इन्हें हम कहते हैं क्वार्टाइल्स। क्वाड आपने सुना होगा, क्वाड कॉप्टर या क्वाड व्हील्स। तो ये क्वाड का लफ्ज़ 4 के लिए यूज़ होता है। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, अपने डाटा सेट को 4 पीसीज या चंक्स में तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम नंबर्स। और ये क्वार्टाइल्स किस किस्म के एट्रीब्यूट पे एप्लीकेबल है? न्यूमेरिक। आप नॉमिनल डाटा का क्वार्टाइल नहीं निकाल सकते, आप ऑर्डिनल डाटा का क्वार्टाइल नहीं निकाल सकते, आप सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पे क्वार्टाइल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। गुड। IQR पे मैं अगेन आपको ये कहूँगा कि थोड़ा और फर्दर रिसर्च कर लें, लेकिन आपको सिंपल कर देते हैं, डिटेल में नहीं जाते क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा। ये ज़रूरी है, पहले हमने आपको मीन बताया, मीडियन बताया, मॉड बताया। अभी आप लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल टर्म नहीं होंगी, लेकिन अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा ये लगाएंगे कहाँ पे। मैं आपको एक मशवरा, एक टिप दे देता हूँ। जब मैं ये सारा कुछ पढ़ रहा था एज ए स्टूडेंट, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जब 4 चीज़ें पढ़ाएंगे, चारों आपको बाज़-औक़ात क्या होता है समझ नहीं आ रही होती, बाज़-औक़ात समझ आती हैं, आप रिलेट नहीं कर पा रहे होते कि इस्तेमाल कहाँ होंगी। उस वक्त तक आपने अपनी रिटेंशन मेमोरी को यूज़ करना है, उन चीज़ों को रिटेन करना है। जब हम कोड में जाएंगे वो बार बार आपके सामने आएंगी, वो तभी क्लियर होंगी। नो टीचर इन द वर्ल्ड कैन क्लियर दैट। कुछ चीज़ें आपके इस टीचर ने क्लियर करनी है, उनको आपने यहाँ रख लेना होता है, और जब हम उसको कोड में इस्तेमाल करेंगे, इधर उधर से पढ़ेंगे, एक वक्त आएगा आप कहीं जा रहे होंगे और एकदम से क्लिक करेगा, ओह यस, इसका मतलब ये है और ये यहाँ इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे वो स्टूडेंट जो गिव अप कर देते हैं, ओहो बहुत मुश्किल है, नहीं समझ आ रही यार, मेरा काम ही नहीं है, यू डन, यूर आउट ऑफ द रेस। फर्स्ट थिंग इज द सर्वाइवल। सो अभी IQR को मैं कहूँगा जस्ट कीप इट इन माइंड। डेटा को सेग्रीगेट किया जा रहा है सर्टेन वैल्यूज़ के ऊपर। 25% डेटा निकाला, 25% का चंक बनाया 50, फिर जब 25 से लेके 50 का एक चंक बनाया, 50 से लेके 75 का बनाया, 75 से लेके हमने कहा जी इतने % डेटा हमारे पास आ गया। सो अभी 50% वाला डेटा जो आपका हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर 75% आपको पता है लास्ट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, बीच के 2 पॉइंट्स क्या हैं। तो आपको 4 वैल्यूज़ मिल गई जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगी। इसको अभी तक इतना ही रहने दें, कोड में यूज़ करते वक्त इनको फर्दर बता देंगे क्योंकि 9 अभी बच गए लोग सब। अच्छा, IQR बहुत इजी है, बता दूं? हाँ बता दें। Q3 - Q1 इज IQR। यानी कि आपने ये देखना है कि 25% से लेके 75% के दरमियान कितने लोग थे, वो आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बस वो ये और हो इसे जाएगा। इंटर मैं क्वार्टाइल इसको थोड़ा रेंज इसमें जा रहा है कि अभी हमारा कोड भी रहता है। हाँ, Q3 पे भी जाएंगे ना, माइनस करने में इनको मसला होगा। सो इसको अभी ठीक है, आगे बस बढ़ते हैं। इट्स समथिंग जो डिस्पर्शन के लिए कैलकुलेट कर। ठीक है, फाइंडिंग क्वार्टाइल्स, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 - Q1। ठीक है, रहने दे इसको। वैसे बहुत आसान है, डाटा दिखाया है, उसके साथ हमने आपको ये बताया है कि
मीडियन जो है 50% डाटा एक साइड पे है, 50% दूसरे साइड पे है। अब लोअर हाफ और अपर हाफ में आप अगर वैल्यूज देखें, दरमियान वाली कौन सी है? Q1 Q3 में से Q1 माइनस किया IQ आ रहा। इट्स एक्चुअली जस्ट एडिशन। थोड़ा आप इस पे एफर्ट करें, हाँ, ये वीडियो ये हम आपके साथ शेयर हम कर आपको देंगे। एक इंटरम वीडियो भी दे देंगे और स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, हेल्थ केयर, सोशल साइंसेज, एबनॉर्मल डाटा पॉइंट्स, ठीक है। आ जाओ भाई, इट्स टाइम। जल्दी आओ। ओके जी, मैंने अब जो कोलैब नोटबुक है उसको कनेक्ट कर दिया है ताकि रिसोर्सेज हमें अलॉट हो जाएं और हम फिर आप स्पीड ज़रा से। अपने फेफड़ों पे जोर डालें, थोड़ा ऊंचा बोलें। ठीक है, मैं और ऊंचा बोलूँगा। और ये जो हमने IQR है ना, इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है कि हम कल इसको दोबारा सिस्टमेटिकली स्टार्ट ही करेंगे ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, क्योंकि 1 घंटा हमें झेलने के बाद IQR थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता, इसलिए मैं आगे निकल गया और IQR कल दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जोर लगा बच्चा। ओके। हमने पांडास की लाइब्रेरी क्योंकि यूज़ करनी है तो हमने पिप इंस्टॉल से उसको इंस्टॉल कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी बार बार आपको दिखाते जा रहे हैं। ओके, सो हमने अब आप क्योंकि डेटा के ऊपर काम करना है, डेटा हमारे पास होना चाहिए। सो अब यहाँ पर हमने जो डेटा था उसको, एक मिनट, लेट मी जस्ट ऐड द डेटा। आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हो रही है। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली एक ओके, हम इसको ये बड़ा करते हैं और ये आइकन पे आते हैं। हमारे पास ये आइकन आ गया है और डाउनलोड्स में जाते हैं एंड डाउनलोड्स में ये हमारे पास फाइल पड़ी है, फाइल अपलोड, ठीक है जी। आपने इसमें डेटा ऐड कर देना है। आप सिंपली अपनी जो फाइल एक्सप्लोरर है वहाँ से फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसके ऊपर, या ये आइकन आपके पास बना हुआ है, यहाँ से वो उस फाइल को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे, वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये फ़ाइल आपके पास आ जाएगी, आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपके पास डॉट्स आ रहे हैं उन पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी पाथ आ जाएगा। कॉपी पाथ करेंगे और ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। बाज़ बच्चे फोल्डर्स में रखते हैं इसको, तो इस वजह से उनका यहाँ पे एरर आ रहा था और वो चल नहीं रहा होता, ठीक है। इस चीज़ को आपने बड़े ध्यान से देखना है। ओके, मैंने pd डॉट्स रीड CSV का फंक्शन यूज़ किया है जिससे मैंने वो फाइल लोड कर लिया। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हमने जो हमारा डाटा सेट लोड हो चुका था उसके हेड को हमने डिस्प्ले करवाया है। हेड मींस के हमारे पास सिर्फ टॉप की जो 5 रोज़ हैं, 5 इंस्टेंसेस हैं, उनको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं कि हमारा डाटा दिखता कैसे, उसमें है क्या क्या चीज़ें। सो हमारे पास ये रैंक का एक कॉलम बना हुआ है, एट्रीब्यूट बना हुआ है, या फीचर बना हुआ है जो हम आपसे पहले बात कर रहे थे, और ये जो वी स्पोर्ट है ये पूरी एक रो है, ये पूरा एक इंस्टेंस है कि उसके तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं। आगे मूव करते हैं। हमने आपको एक डॉट टेल का फंक्शन दिखाया था। इस टेल के फंक्शन में मैंने ये किया कि मैंने इसमें एज एन आर्गूमेंट 10 वैल्यू पास कर दिए, तो वो आपको अब 5 के बजाय, लास्ट के 5 इंस्टेंसेस के बजाय 10 इंस्टेंसेस शो करेगा। तो वो आपको उसी तरीके से वैल्यूज़ को शो कर रहा है। ओके, आपके पास वैल्यू शो हो गई। आपको डेटा की जो शेप है वो पता होनी चाहिए कि मेरा डेटा कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज़ हैं। आपने डॉट शेप वाला फंक्शन यूज़ करना है, df डॉट शेप। अब ये df को मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये df आया कहाँ से था। ये df यहाँ से आया था, जो फाइल मैंने रीड की थी उसको मैंने df वाले वेरिएबल डेटा फ्रेम जिसे हम कहते हैं उसके अंदर स्टोर करवाया था। तो ये आपके पास ये जो शो हो रहा है ये डेटा फ्रेम है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना था। अब हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे df डॉट और आगे जो फंक्शन हमने यूज़ करना है वो फंक्शन कॉल कर देंगे, तो वो उस डेटा पूरे डेटा फ्रेम पे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, तो मैंने शेप का किया तो मेरे पास नंबर ऑफ रोज आ गई एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, ठीक है। अब आपने इन वैल्यूज़ को, ये हमारे पास 16,598 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। अब आपके पास डेटा तो आ गया, अब आपने उसकी डेटा की टाइप भी देखनी है कि डेटा टाइप मेरे पास किस किस किस्म की आई है। तो आपके पास हर कॉलम का 10 आपके पास कॉलम थे, हर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जिस डेटा टाइप की वैल्यूज़ हैं वो डेटा टाइप की वैल्यूज़ आपके पास आ गई। क्या अब आपको ये पता लग गया कि अब आप जो वैल्यूज़ को डील कर रहे हैं वो किस नेचर की वैल्यूज़ हैं, और अब आपने उनको आया कि पूरा डेटा सेट कन्वर्ट होगा नंबर्स में,
फ्रॉम टेक्स्ट टू नंबर्स, या कुछ कॉलम्स को आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है, या कुछ जो रोज़ हैं उनके अंदर स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए कि डेटा सेट के अंदर मेरे पास उसके अंदर मीन क्या है, मॉड क्या है, मीडियन क्या है, उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यूज़ कौन सी हैं, मिनिमम वैल्यूज़ कौन सी हैं। अब आपके पास इसमें भी ऑप्शंस होती हैं। पूरे डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन लेनी है, किसी एक स्पेसिफिक कॉलम की, एट्रीब्यूट की या फीचर की डिस्क्रिप्शन लेनी है, वो आप ले सकते हैं। इसके लिए मैंने ये ज़रा डिटेल में आप लोगों को ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन कर दी है, ताकि इसको पढ़ के आप लोगों को जब एग्जीक्यूट भी करें तो ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। स्लाइड्स में भी ये डाला हुआ है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक कॉलम ले लेते हैं ग्लोबल सेल्स का। हमारे डेटा सेट के अंदर ग्लोबल सेल्स का कॉलम है सबसे लास्ट के अंदर। ठीक है, ये ग्लोबल सेल्स का कॉलम मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ग्लोबली कितनी सेल्स हो रही हैं किसी भी गेम की, क्योंकि गेम का डेटा सेट है। मैंने DF, ठीक है, आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए और मैं कॉलम का नेम बता रहा हूँ कि ये वाला कॉलम लो, ठीक है, डेटा फ्रेम में से डॉट डिस्क्राइब, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब वो क्या करता है कि मुझे बता देता है कि टोटल काउंट कितना है उस तमाम का, उसका मीन कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी आ रही है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, Q1 जो क्वार्टाइल्स आपसे डिस्कस कर रहे थे कि Q1 क्या है, Q2 कितना है, Q3 कितना है, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कौन सी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको एक स्पेसिफिक कॉलम की मिल रही है। इसी तरीके से आप ईयर वाले कॉलम को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अब आप कहते हैं मैंने पूरा डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन देखनी है। आपने सिंपल क्या किया, DF डॉट डिस्क्राइब। अब आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं दिया, आपने पूरा डेटा फ्रेम दे दिया, पूरा डेटा सेट जो आपका था वो दे दिया। अब वो क्या करेगा, हर कॉलम को उसी तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले कर देगा कि जनाब इसका मीन, इसका मॉड, इसका मीडियन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इंटर क्वार्टाइल रेंज जो अभी आप जिससे घबरा रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को वो चीज़ें बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको पहले से हम लोग दिखा रहे हैं ताकि आपको, अगर आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो रही, लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये निकालनी बहुत आसान है, मतलब ये नाम ही डरावना है बस, लेकिन काम इतना मुश्किल नहीं है। और आपके सामने मैंने सिर्फ एक फंक्शन चलाया और वो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तो चीज़ें अगर आपके सामने आ रही हैं तो आपके जहन में भी बड़े आराम से आ जाएंगी, तो घबराना नहीं है। अब डेटा एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में क्या है कि आपको अब डेटा अपना अच्छे से उसकी छानबीन करनी है कि मुझे जो चीज़ें दी गई हैं इसमें है क्या क्या। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास 2 मिलियन रोज़ हैं। अब हर रो को तो नहीं मैं बैठ के देख सकता, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक तरीके लगा सकता हूँ कि जनाब मुझे पता चल जाए। तो अब इसमें iLog का एक मेरे पास एक फंक्शन होता है। वो क्या करता है, सिंपल, मैं अपने डेटा फ्रेम में किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डेटा देखना चाहता हूँ। रैंडम चेकिंग जिसे कहते हैं ना, कि आपने 10,000 पेपर्स दिए थे, लेकिन अब सारे पेपर्स तो नहीं आप चेक करेंगे। आप क्या करते हैं, बीच में से सैंपल्स के तौर पे वो निकालते हैं रैंडमली और उसमें से चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ, इसकी चेकिंग कैसी हुई है। तो इसी तरीके से आप रैंडमली रोज़ को, इंस्टेंसेस को चेक करते हैं। मैंने क्या किया, DF डाटा फ्रेम में जाओ, iLog 299। अब ये क्या करेगा, डाटा फ्रेम में जाएगा, रो नंबर 299 को पिक करेगा और वो मुझे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, उसकी वैल्यूज़ मुझे उसने डिस्प्ले करवा दी सारी। अब रैंडमली मैंने एक रो देख ली। मैं क्या कहता हूँ कि जनाब मुझे लोकेशन चाहिए, बट मुझे स्पेसिफिक ये जो कीवर्ड आ रहा है ना, ये कीवर्ड जिधर जिधर यूज़ हो रहा है, ठीक है, मुझे वो वाली लोकेशंस ला के दो, मुझे वो वाले इंस्टेंसेस ला के दो। तो वो आपके पास सिर्फ वो वाले इंस्टेंसेस आ जाएंगे कि फॉर इंस्टेंस कि आप डाटा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पास डाटा आया है किसी हॉस्पिटल का जिसमें कैंसर पेशेंट्स का डाटा है। अब आप ये देखना चाहते हैं कि वो पेशेंट्स जिनको बीमारी है, कैंसर है, तो मुझे वो वाली रोज़ ला के, तो आप उस डेटा को देखते हैं कि ये जो डेटा मेरे पास आया है, ये रो मेरे पास आई, इनके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स थे, क्या वैल्यूज़ थी इनकी जिनकी वजह से इनको बीमारी लग रही है। आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं कि ये मेरे डेटा में क्या डाला हुआ। मैं एक एग्ज़ाम्पल यहाँ दे दूँ बच्चों को कि ऐसा समझें कि अभी जब हम बात कर रहे थे कि आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे डाटा के अंदर, बड़ा बड़ा डेटा आएगा आपके पास। ये ऐसा है कि जैसे एक पेशेंट कोई 8-10 साल पुरानी हिस्ट्री लेके आता है और
डॉक्टर हॉस्पिटल में एंटर होता है, पहले काउंटर पे वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेते हैं, फिर एक उसको जूनियर डॉक्टर देखता है, वो सारा समझ लेता है। अब सीनियर डॉक्टर के पास जब केस जाता है ना, तो वो चंद सवाल करता है कि ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। पीछे डेटा प्रोसेसिंग वो हो चुकी होती है। अब अगर आप इस नोटबुक को देखें, डेटा प्रोसेसिंग आपके लिए सिस्टम कर रहा है। आपने उससे स्मार्ट क्वेश्चन पूछने, जैसे एक रो मंगवा ली इसने, एक रो उसने 200 नंबर से मंगवाई, एक 400 नंबर से मंगवाई, डाटा सैंपल एनालिसिस कर लिया, सारी चीज़ों को पढ़ लिया, मिलियंस ऑफ रो पे बैठ के स्टडी नहीं करने बैठ गया। आपने ये नहीं करना, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी अगर मैं इसकी एग्जांपल फिट करूँ तो वो ये होता है कि यार एक केस चलता है, महीनों बाद अदालतों में केस चलता है, जब जज के सामने पहुंचते हैं तो जज आप बड़े प्रिसाइज सवाल करता है, फैसला करने के लिए वो प्रिसाइज सवाल करता है, मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, और उसकी बेस पे वो सवाल कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि इसके पीछे 100 फाइलें और उन 100 फाइलों के अंदर लाखों रिकॉर्ड हैं, इतने सारे एविडेंस है, वो हर एक चीज़ को नहीं बैठ के स्टडी कर रहा होता। प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग होती है। तो इस वक्त हारिस आपको ये दिखा रहा है कि जितनी हमने जार्गन्स इतने मुश्किल हैं, एक्चुअली वो मशीन कर रही है आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ तवज्जो देनी है। लेकिन कॉन्सेप्ट बताने बहुत ज़रूरी थे जो हमने पहले उसको क्लियर किए हैं। सो वंस अगेन घबराना नहीं है। हाँ जो ओके, ये इसको इधर क्लिक कर लो। ओके। अब आप क्या करते हैं कि आप डेटा को देख रहे हैं। डेटा को देखने के लिए आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैंने डेटा के अंदर किन किन चीज़ों को देखना है, मैं डेटा से काम क्या करवाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपने क्रिकेटर्स की टीम सेलेक्ट करनी है 11 लोगों की, लेकिन आपके पास डेटा बहुत सारा है। लेकिन अब आपने ये सेलेक्ट करना है कि मैंने किन बेसिस के ऊपर उन क्रिकेटर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, किन बेसिस पे सेलेक्ट करना है, उसकी परफॉर्मेंस लास्ट 100 मैचेस की कैसी है, उसकी एज क्या है, उसकी फिटनेस लेवल क्या है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड ओवरऑल कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये तमाम फीचर्स, मैं जब बोलता हूँ ना फीचर्स, अगर एक इमेज में देखें तो इमेज में फीचर्स, एक इंसान के फीचर्स क्या है जिससे वो पहचाना जाता है, वो क्या है, उसकी आंखें हैं, उसका फेस कट है, उसके बाल हैं, ठीक है, उसका ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है फेस का, जिनको हम फीचर्स कहते हैं, जिसकी बेस पे आप किसी भी शख्स को रिकग्नाइज करते हैं कि ये फलानी चीज़ है। तो ये मॉडल के लिए भी फीचर्स, ये जो कॉलम्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या काम करते हैं, मॉडल को हेल्प आउट करते हैं स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपने ये बड़े अच्छे से सेलेक्ट किए होंगे, मतलब मैं आपको अगर किसी बंदे के बारे में कोई फीचर बताऊं और इतना वेग बताऊं कि जनाब उसका रंग सिर्फ वाइट और ना मैं उसकी कोई जिसामत बताऊं ना कुछ बताऊं, आप वो बंदा नहीं पहचान सकते। इसी तरीके से मॉडल भी इसी बेसिस पे काम करता है कि उसको अच्छे फीचर्स चाहिए। अच्छे फीचर्स निकालना किसका काम है? आपका काम है, जो डाटा को फर्स्ट टाइम प्री प्रोसेस कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, उसको एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी बेसिस पे वो डाटा तैयार करके देगा तो मॉडल के पास जाएगा। और डाटा गंदा होगा तो वही बात है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। ओके, क्विकली आगे मूव करते हैं। मैं क्या करता हूँ, डाटा को सॉर्ट करवा के चेक करता हूँ कि df.sort वैल्यूज़ ईयर की बेसिस पे मुझे सॉर्ट करके दो कि ईयर्स इसके अंदर कौन कौन से कितने ईयर्स का डाटा है, मतलब कौन किस ईयर से स्टार्ट हो रहे हैं हम लोग। अब मैंने उसको सिर्फ सॉर्ट का बोला सॉर्ट वैल्यूज़ बाय, मैंने कॉलम का नेम बता दिया कि ईयर के हिसाब से मुझे इस कॉलम को आपने मुझे सॉर्ट करके देना है। और उसकी भी मैंने आगे डॉट हेड लगा दिया कि मुझे सिर्फ फर्स्ट 5 इंस्टेंसेस चाहिए, तो उसने आपको ईयर के हिसाब से सॉर्ट करके दे दिया। अब ना मैंने उसको बताया था असेंडिंग, ना मैंने उसको बताया था डिसेंडिंग, तो ये अब किस हिसाब से है, असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर से आ एक गया। सेकंड, मैं एक सवाल इनके गोश गुजार कर दूं। मैं आप लोगों को एक सिनेरियो दे रहा हूं जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में मुझे देना है। ध्यान से सुन लें, सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूं, वो रियल सिनेरियो है, एक वैसे मेरे जहन में आया। मुझे किसी ने कहा कि हमारे पास डेटा सेट है जो आपकी सेल्स टीम के लिए ज़रूरी है। वो डेटा सेट क्या है कि जी अगर आप पाकिस्तान से बैठ के ऑस्ट्रेलिया में अपना सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हो, किन लोगों को कॉल करनी है हम आपको बता देते हैं। मैंने कहा जी डेटा में क्या है? जी कहते हैं हम डेटा आपको दे रहे हैं उन लोगों का जिनकी मंथली इनकम जो ईयरली इनकम जो वो $1,00,000 से ऊपर है, किसी न किसी कैपेसिटी में उनका बिजनेस है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और वो वहाँ पे स्टेबल हैं और वो कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं
और ये उनकी एज, उनके फ़ोन नंबर, उनके एड्रेस। अब ये डाटा बहुत वैल्यूएबल होता है, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर का डाटा होता है। हम आपको ये डाटा देते हैं और एक सर्टेन अमाउंट है। मुझे बताएं कि मैंने सॉफ्टवेयर बेचना है और मैं चाहता हूँ कि 40,000 50,000 डॉलर का मैं सॉफ्टवेयर बेचूँ, $1,00,000 का, $1.5 का मेरे पास ख़रीदार हो, मैं जिसको बेचूँ वो ये ख़रीद ले, $1,00,000 का ख़रीद ले। सवाल ये है कि क्या वो डाटा मुझे ख़रीद लेना चाहिए, हाँ या ना में आप जवाब दें। इतनी देर में आप जारी रखें। सो कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने डाटा सॉर्ट किया था आपके सामने। सॉर्ट करते हुए मैंने उसको नहीं बताया था कि जनाब किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में सॉर्ट करके दे दिया था। अब मैं क्या करता हूँ, सेम मैंने फंक्शन दिया, जस्ट मैंने उसके अंदर एक आर्गूमेंट ऐड कर दिया, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डाटा सॉर्ट हुआ हुआ नहीं चाहिए, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास जो डेटा आएगा वो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो लेटेस्ट डेटा है वो 2020 का डेटा है, इससे लेटेस्ट डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि मैं ऐसी बीमारी प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ जो आई ही 2020 के बाद है, लेकिन मैंने डाटा रखा हुआ और वो 2020 तक का डाटा, और मैं बड़े आराम से कह रहा हूँ जनाब कोई मसला नहीं है, ये डाटा पकड़ें और ये मॉडल बनाएं, और आपके पास जब उस बीमारी का डेटा, उस ईयर का लेटेस्ट डेटा होगा ही नहीं कि जब उसमें कोई वेरिएशन आई थी, कि कोई म्यूटेशन हो गई थी, तो आपका मॉडल तो वो वाली बीमारी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता जो उस स्पेसिफिक ईयर में, जिस तरह एग्जांपल ले लें कोविड की। कोविड का डेटा आपको अगर कोई कहे मेरे पास सन 2010 का डेटा है, तो क्या वो चीज़ उसकी वैलिड होगी? बिल्कुल भी वैलिड नहीं हो सकती। आप उस डाटा को वहीं से चेक कर सकते हैं, ये डाटा इनवैलिड है, ये ख़राब डाटा है। क्यों? उस ईयर के अंदर वो बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा जहानत का टेस्ट होता है, डाटा एनालिस्ट की जहानत का बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है कि उसने डाटा को अपने किस तरीके से वैलिडेट करना है। हम मज़ीद, ये मैंने आपके सामने एक पब्लिशर वाला कॉलम है, पब्लिशर के अंदर हमारे पास कौन कौन से पब्लिशर्स आ रहे हैं मोस्ट रिपीटेडली, हम उनको देख सकते हैं। वो मैंने प्रिंट करवाया हुआ है। आप स्पेसिफिक जो कैटेगरी है ना, उसको भी टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास जॉनरा के अंदर जो गेम्स हैं उसमें जितनी एक्शन गेम्स हैं वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएं। ठीक है, तो अब आपके सामने ये सारी गेम्स जो डिस्प्ले हो रही हैं वो एक्शन वाली हैं। अभी इसका यूज़ क्या है, केस क्या है, आप मतलब आपके पास एक डाटा सेट आया, उसके अंदर आप स्पेसिफिक बीमारी प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उस डिज़ीज़ वाले कॉलम में आते हैं और उस स्पेसिफिक डिज़ीज़ का नाम देते हैं। अब आपके सामने उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस होने चाहिए। क्यों? आपने मॉडल को ट्रेन करवाना है। अब आप वो क्लिक करते हैं, आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं और आपके सामने वो बीमारियां आती ही नहीं है, या बहुत थोड़ी एग्जांपल होती हैं, तो क्या होगा, आपका डेटा के अंदर आपको ये मसला नज़र आ गया कि मेरे पास जो स्पेसिफिक चीज़ चाहिए वो बहुत थोड़ी है। ठीक है, ये आपकी एक इंसाइट बन गई डाटा के अंदर से। ठीक है, और आप ये देखते हैं कि जनाब अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास जो ईयर्स हैं उसमें 2015 से ऊपर का कितना डाटा है। मुझे ये तो पता चल गया लेटेस्ट मेरे पास 2020 तक का डाटा है, लेकिन मैंने ये चेक करना है कि 2015 तक मेरे पास कितने इंस्टेंसेस हैं, तो वो मेरे पास सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, वो मेरे पास आगे 348 रोज़ हैं आउट ऑफ 16,000। तो मतलब इतना ज़्यादा डाटा नहीं है 15 से अबव वाला। आपको इस तरह से इंसाइट्स निकालनी है। रेंज आप देख लेते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के दरमियान मुझे चाहिए, तो आप सिंपल क्या करते हैं, डॉट बिटवीन वाला फंक्शन आपने यूज़ करना है। सेम आपके पास डीएफ कॉलम बताया, उसके ऊपर बिटवीन वाला फंक्शन दिया, रेंज बताई कि 2000 से लेकर 2010 के दरमियान वाले सारे मेरे पास इंस्टेंसेस आने चाहिए। तो अब आप जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जितने भी आपके पास इंस्टेंसेस आएंगे वो उस स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के आ जाएंगे। तो अब आप इसको अपने यूज़ केस के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि हमारा जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको भी यहाँ पे हम ब्रेक लगा रहे हैं, क्योंकि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स वो भी काफ़ी ज़्यादा है और थोड़े से आप लोगों को फील हो रहा है कि थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं। तो मिक्स नहीं करना कि पहले मैं प्रैक्टिकल करूँ कि पहले मैं वो करूँ। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है पहले ग्रैस्प करना, देन आप जाके इसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आप ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये चल रही है, आपको नहीं पता, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्या करना आप लोगों ने इस तरह की चीज़ चला के जिसको आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, सो
कुछ एक दो अनाउंसमेंट सर करनी है बच्चों को। मसले जो हैं, मसले ये हैं कि हमारी जितनी भी असाइनमेंट्स, हमारी जितनी भी नोटबुक्स हैं और स्लाइड्स हैं, वो एक ड्राइव के अंदर पड़ी हुई हैं। फ़ोल्डर्स हमने बना के रखे हुए हैं वीक के हिसाब से। बच्चे हमसे बार बार ये शिकायत करते हैं कि सर हम तक वो स्लाइड्स नहीं पहुंच रही या हम तक वो कंटेंट नहीं पहुंच रहा। तो हर कम्युनिटी के अंदर वो लिंक शेयर होता है। अब आपने उस लिंक के अंदर जाके असाइनमेंट्स के अलग फ़ोल्डर हैं, आपकी जो वीक वाइज जो स्लाइड्स हैं उनके अलग फ़ोल्डर हैं। अगर आपको लिंक कोई दोबारा पेस्ट कर दो यार कमेंट्स के अंदर। और अगर आप लोगों को वो नहीं मिलती, नोटबुक आप लोगों की डायरेक्टली नहीं चल रही, आप उसको डाउनलोड करें, देन उसको अपलोड करके फिर चला लें, ठीक है। ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा।